जय हिंद क्लास। आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। चलिए नंबर एक पर हम लोग देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 से एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया। यह सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। यह भारत का पहला और अमेरिका के नासा इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमीट्री मिशन है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सरे पोलरीमीट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट। इसका नाम है एक्सपोसैट। इसको जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया है। इसका कार्य क्या है कि यह एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी, जो सबसे ज़्यादा चमकते हैं, कहाँ से चमकते हैं वो सब तारे, उसका अध्ययन करेगा। अपना ये एक्सपोसैट जो है भारत का लॉन्च हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने 2021 में छोड़ा हुआ था अपना इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीट्री एक्सप्लोरर, ऐसे ही सैटेलाइट छोड़ा हुआ था जो इसके अध्ययन के लिए अपना काम कर रहा था। तो इसमें से देखिए क्वेश्चन आपका क्या बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड कि अभी हाल ही में भारत ने अपने जो एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C58 से किस उपग्रह को लॉन्च किया था। तो आपका एक्सपोसैट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको अगर मान लीजिए ये पूछ देगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C58 से एक्सपोसैट को लॉन्च किया हुआ है, वो किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया है, तो आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि भारत से पहले कौन से देश ने इसका प्रक्षेपण किया था। तो आपका जो अमेरिका की जो नासा है अंतरिक्ष एजेंसी, उसने किया था 2021 में। इससे पहले यहाँ से इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका दो क्वेश्चन इसमें से जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन तैयार करेंगे तो कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये भी पूछ लेगा किस PSLV से भेजा गया था, C58 से भेजा गया था, या किस स्टेशन से, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया था। क्योंकि इसी में एक दूसरा है कि इसरो अध्यक्ष स्वामीनाथन ने बताया है कि भारत का प्रमुख सौर अभियान आदित्य L1 अपने निर्धारित गंतव्य से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेजियन बिंदु पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। क्योंकि अभी हाल ही में इसरो ने सूर्य की किरणों का अध्ययन करने के लिए अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1। क्योंकि यह 6 जनवरी को लैग्रेजियन बिंदु पर पहुंचेगा जो सूर्य से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है, यह लैग्रेजियन बिंदु। तो आपका एग्जाम से रिलेटेड इसमें पूछ सकता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, स्वामीनाथन। भारत ने सौर अभियान के लिए कौन सा जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो L आदित्य 1। और यह जो 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित होगा उस बिंदु का क्या नाम है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा लैग्रेजियन बिंदु पर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे। क्योंकि अब देखिए 2 नंबर पर है, प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक नमो ऐप लॉन्च किया हुआ है, प्ले स्टोर पर आपको उपलब्ध है। इस पर उन्होंने आग्रह किया है कि ये जो सर्वेक्षण चल रहा है जनमन सर्वेक्षण, इसमें आप लोग भाग लीजिए और वहाँ पर पिछले जो 10 साल में प्रगति हुई है इसके बारे में अपने विचार साझा करिए कि ये प्रगति में आपको इसको किस रूप से देखते हैं, ये प्रगति इससे पहले कैसे था, इसके बाद क्या है। तो इतना बेहतरीन इनका जो है विजन है कि देश के आम नागरिकों से अपना जो है फीडबैक मांग रहे हैं। तो इस पर सभी लोगों का फर्ज बनता है कि इस पर जो है दें, चाहे कोई पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले, नमो ऐप को प्ले स्टोर से अपलोड करिए और इस पर आप लोग फीडबैक दीजिए। ये सीधे प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुँचेगा। तो चलिए एग्जाम से रिलेटेड इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने जनमन सर्वेक्षण में किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया था, तो नमो ऐप हो जाएगा। या हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नमो ऐप एक सर्वेक्षण लॉन्च किया था देश के लिए फीडबैक के लिए, तो ये कौन सा सर्वेक्षण था, तो आपका जनमन सर्वेक्षण उत्तर हो जाएगा।
तीसरे नंबर पर है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उल्फा के साथ सरकारों की त्रिपक्षीय शांति संधि से राज्य के मूल निवासियों के अधिकार सुनिश्चित हुए हैं। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और उल्फा के नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। क्योंकि अभी हाल ही में उल्फा संगठन, जो उग्रवादियों का संगठन है, असम में बहुत ही सक्रिय रहता है और केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के बीच में जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है कि हम लोग आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सरकार की मुख्य धारा में हम लोग जुड़ेंगे और उसके लिए भारत सरकार उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगी। तो इसमें जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे। ठीक है, क्योंकि वहाँ के उग्रवादी संगठनों का जो ये नेतृत्व उल्फा करता है, ये संगठन का नेतृत्व भी वहाँ पर रहा है। अब ये लोग शांति से रहेंगे, कोई उसमें हिंसा का माहौल नहीं वहाँ फैलाएंगे। तो इससे से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसमें ध्यान दीजिए कि उल्फा संगठन है कहाँ सक्रिय है असम में। अभी हाल ही में किस उग्रवादी संगठन से गृह मंत्रालय ने समझौता किया है शांति के लिए? उल्फा से किया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये शांति संधि पर ये लोग हस्ताक्षर किए हुए हैं। ठीक है, 4 नंबर पर चलिए हम लोग देखते हैं। गुजरात ने नए साल के पहले दिन 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन करके गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। नव वर्ष के पहले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ गुजरात में 51 ऐतिहासिक स्थलों समेत 108 स्थानों पर सभी आयु वर्ग के लोगों ने प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर में एक साथ सूर्य नमस्कार करके इतिहास बनाया है। क्योंकि नए वर्ष के पहले दिन जो है गुजरात में 108 स्थानों पर, और गुजरात के जो ये मोढेरा सूर्य मंदिर है, इसमें जो है एक आयोजन किया गया था सूर्य नमस्कार का, जिसमें जो सभी आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया था और सूर्य नमस्कार करके एक रिकॉर्ड बनाया था जो गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो अब इसमें से क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे टच करते हैं एग्जाम से संबंधित, कि अगर पूछ लेता है कि मोढेरा सूर्य मंदिर अभी चर्चा में आया है, कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में है। और देख रहे हैं ना चर्चा में किस लिए आया है, सूर्य नमस्कार के लिए आया हुआ है और गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसमें से 51 ऐतिहासिक स्थलों समेत 108 स्थानों पर सभी आयु वर्ग के लोगों ने जो है सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया था। चलिए नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का उद्देश्य शहरी अभियानों में श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा और उन्हें सीखकर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास हो रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई भी इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक जो है भारत में आएंगे और यहाँ पे भारत के बेहतरीन जो है जवानों के साथ अभ्यास करेंगे, जिससे उनको सीखने का मौका मिलेगा। इसका उपयोग वो लोग अपने यहाँ जो राजस्थान में, डेजर्ट का मतलब जो है रेगिस्तान में, वो जो कैसे युद्ध किया जाता है, कैसे जो है बचाव किया जाता है अगर पब्लिक उनके देश की फंसी हो, और कैसे उसको बचाएंगे बिना नुकसान हुए, इसके बारे में लोग अभ्यास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये नए साल का जो है पहला जो है, ध्यान से पढ़िएगा, पहला जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। अब हम लोग यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। एक साथ आप लोग बहुत सारे सैन्य अभ्यास अध्ययन करेंगे, किन देशों के बीच है, एग्जाम के टाइम आप लोग भूल जाएंगे। जैसे जैसे देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता चला जाएगा, हम लोग उसका अध्ययन करते रहेंगे बीच बीच में कि किन किन देशों के बीच हो रहा है। इससे आपका तैयार हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स जो है डेली पढ़ने की चीज़ें हैं, इसको रटना नहीं है ना याद करना, ये समझना है बशर्ते एक न्यूज की तरह, और उसमें से छांट लेना है अपने क्वेश्चन में। अब जो कि देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे 5वें नंबर में, कि सवाल पूछ देगा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो चूंकि आपको पता होगा, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूनाइटेड अरब अमीरात भी हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। अब ये भी हो जाएगा कि अभी हाल ही में संयुक्त डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है, तो अपना राजस्थान में हो गया है। क्योंकि इसके बारे में आप इस तरह पढ़े रहेंगे अगर, तो आराम से आप लोग इसमें से कोई भी तरीके से क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग बना लेंगे।
छठे नंबर पर है, हरियाणा सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा देने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसमें 6 प्रमुख जानलेवा बीमारियों का उपचार किया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में नए साल के अवसर पर घोषणा की है कि हरियाणा सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और उनके आश्रित लोगों का कैशलेस जो है इलाज किया जाएगा उनके बीमारियों का। क्योंकि यह इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें 6 प्रमुख बीमारियों को शामिल किया गया है। क्योंकि इसमें जो है आयुष्मान भारत योजना में पहले जो है जो सामान्य नागरिक थे, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे, उनको जो है इलाज किया जाता था। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इसकी सुविधा दी है। इसी इसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को जो है इलाज का मुफ्त इलाज जो है उपलब्ध करा रही है। इसमें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा दी जा रही है। तो यहाँ पे अगर पूछ देगा कि हरियाणा ने या कौन से राज्य ने अपने कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दे रही है, तो आपका उत्तर हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही योजना जो उत्तर प्रदेश में है लेकिन नाम अलग है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना कर चलाई जा रही है इन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, राजस्थान सरकार आज से 450 रुपये की दर सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि सब्सिडी सीधे महिलाओं के खाते में जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक और देखते हैं स्टेट से संबंधित, राज्य सरकार जो अपनी राजस्थान जो है, राजस्थान सरकार अपने यहाँ के महिलाओं के लिए 450 रुपये में सब्सिडी युक्त सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। उनको अब सिलेंडर लेने के लिए 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और जो सब्सिडी की राशि होगी सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि कौन से राज्य ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है अपने यहाँ के नागरिकों को। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए 7वें नंबर पर देखते हैं, मध्य जापान में एक शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे 7.4 मापी गई। रिक्टर स्केल पर इसका रेंज 1 मैग्नीट्यूड से 10 मैग्नीट्यूड तक रहता है। क्योंकि देखिए अभी मध्य जापान में भूकंप आया हुआ है, शक्तिशाली भूकंप, जिसको रिक्टर स्केल पे 7.4 मैग्नीट्यूड मापा गया है। क्योंकि भूकंप जब आते हैं तो उसको मापने का एक स्केल होता है रिक्टर स्केल। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है, तो आपका हो जाएगा रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि रिक्टर स्केल पर जो रेंज होती है भूकंप मापने की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसकी रेंज होती है मैग्नीट्यूड 1 से लेकर मैग्नीट्यूड 10 तक रेंज रहता है। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक रिक्टर स्केल पर पैमाना नापा जाता है। भूकंप के जो खास बातें हैं कि रिक्टर स्केल पर आप जब नापेंगे तो अगली इकाई पे जब आप जाएंगे, जैसे 7 तीव्रता का भूकंप आया है तो 7 पे जितनी तबाही करेगा, अगर वही 8 पर जो पहुंचेगा तो 7 पर जो तबाही है उसकी 10 गुना तबाही सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ने में 10 गुना तबाही बढ़ जाएगी। ये इसकी खास बात है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि रिक्टर स्केल पर एक मैग्नीट्यूड इकाई बढ़ने पर भूकंप कितना नुकसान करता है, तो पिछली इकाई का 10 गुना नुकसान करता है। मान लीजिए कि 7 रिक्टर स्केल पर 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हुआ है, तो जितना नुकसान होगा ना 7 पे, तो जब वो 8 पर रेंज में पहुंचेगा, 8 वाले रेंज पे, तो जो 7 पे जो नुकसान हुआ समझ लीजिए उसका 10 गुना नुकसान होगा, तो वो रेंज 8 पर पहुंचेगी। ये उसका खास है। एग्जाम से 3 लगभग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि या इसका मैग्नीट्यूड रेंज कितना है रिक्टर स्केल का, तो 1 से लेकर 10 तक इसका रेंज है। और पहली इकाई से अगली इकाई तक बढ़ने में जो नुकसान होता है भूकंप से, वो 10 गुना नुकसान होता है। ठीक, चलिए 8वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर को सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट प्रेमी जितने लोग हैं, तो डेविड वार्नर अभी हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में से संन्यास की घोषणा की है और इससे पहले टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। हालांकि अभी फिलहाल में सिडनी में क्रिकेट टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान से, उसके खेलने के बाद एक संन्यास लेंगे। और ये जो वनडे क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, अब तो ले लिए हैं, लेकिन 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ी अपने देश की तरफ से खेलेगा। 9वें नंबर पर हम देखते हैं, बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता
डॉक्टर मोहम्मद यूनिस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों को श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में 6 महीने कारावास और 25,000 टका का जुर्माना लगाया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को 2006 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी 1983 में बनाई थी। इसमें वर्कर वेलफेयर एवं फंड बनाने में असफल रहने पर सजा सुनाई गई है। क्योंकि बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार के विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को सजा सुनाई गई है 6 महीने की, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने श्रम कानून का उल्लंघन किया है। और चर्चा में वो इसलिए है कि उनको 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो उन्होंने 1983 में एक कंपनी बनाई थी जिसमें जो है बांग्लादेश के गरीब लोगों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराते थे, और इसके लिए वो काफ़ी चर्चा में उस समय आए हुए थे। 1983 में ग्रामीण टेलीकॉम नाम से कंपनी स्थापित किए थे। अब उन पर आरोप है कि इस टेलीकॉम कंपनी में वर्कर वेलफेयर फंड ने नहीं बनाया है जिससे वर्करों के लिए सुविधा हो सके। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे हमारे। ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता को बांग्लादेश में सजा सुनाई गई है, उनका क्या नाम है? तो डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। क्योंकि उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2006 में दिया गया था। ठीक है। और उन्होंने किस कंपनी की स्थापना की थी 1983 में? तो ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी की, जो टेलीकॉम गरीबों को ऋण उपलब्ध कराती थी, लोन, लघु लोन उपलब्ध कराती थी जिससे वो लोग अपना काम कर सके। चलिए 10वें नंबर पर है, भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची परस्पर आदान प्रदान की है। दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के रोकथाम के बारे में समझौते के अंतर्गत इस सूची का आदान प्रदान किया गया। समझौते पर 1988 में हस्ताक्षर हुआ और वर्ष 1991 में इसकी पुष्टि हुई। ऐसी सूचियों का लगातार 33वां आदान प्रदान है। पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने अपने देशों में स्थित परमाणु संयंत्र और जो प्रतिष्ठान है जहाँ पर परमाणु शक्ति से जो है बिजली बनाई जाती है और जो है रिएक्टर शहरों में जगह जगह हैं, दोनों देश उसके सूचियाँ अपना अपना उपलब्ध कराते हैं कि हमारा यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है। युद्ध के समय वहाँ पर जो है हमले करने से बचा जाता है कि वहाँ पर अगर इनको, भारत को पहले से जानकारी कराची में है तो वहाँ पर हमला नहीं करेगा, उनको पता है कि अपना मुंबई में तो यहाँ पर हमला नहीं करेंगे। इसके संबंध में एक समझौता पत्र बनाया गया था जो 1988 में बनाया गया था और हस्ताक्षर हुआ 1988 में बनाया गया था। इसको अमल में लाया गया 1991 में, इसकी पुष्टि की गई थी। और इस पर सूची का आदान प्रदान करने का काम 1992 से 1 जनवरी 1992 से किया गया था। तो इसमें पूछ सकता है, देखिए कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची परस्पर आदान प्रदान करने का एक समझौता जो बनाया था, वो पहली बार उसका स्थापना कब किए थे? तो 1988 में किए थे। लागू किए थे ये लोग 1991 में। और सूची का आदान प्रदान कब किए थे? तो 1 जनवरी 1992 को पहली बार जो है ये लोग सूची का आदान प्रदान किए थे। तब से लेकर अब तक जो 1 जनवरी 2024 को ये लोगों ने सूची का आदान प्रदान किया है, 33वां जो है सूची है जिसका आदान प्रदान किए हैं। तो चलिए इस तरह से आप लोग इसको ठीक से देखते रहिए और इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिए। इससे आपका याद होते रहेगा और डेली आपका करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे। याद करेंगे तो नहीं होगा, एक ही दैनिक घटनाओं के बारे में इसको समझ कर पढ़ेंगे तो याद होगा। इस तरह से ये आपका जो मैटर है ग्रुप डी से लेकर पीसीएस एग्जाम तक आपका लाभ करेगा उसमें, ठीक है, जो आप लोग तैयारी करते हैं। तो इसको नियमित अध्ययन करते रहिए। करंट अफेयर्स का काम है नियमित पढ़ते रहना, बस जिस दिन आप छोड़ दिए उस दिन आप करंट अफेयर से बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।